ऐसे पास करना हमारे बस की बात नहीं है। जब 93% लोग ऐसे में ही फेल हो रहे हैं तो इतना कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट कैसे पास होगा। बहुत मॉक टेस्ट दे लिए, सब कुछ दे लिया, नहीं हुआ और फिर पता ही नहीं चलता ऐसे ही लिखना क्या है, किस टाइप का ऐसे है। ऐसे होते ही इतने मुश्किल, उसकी टाइप्स इतनी इतनी मुश्किल तरीके से समझाई होती हैं कि हमारी बस में अब नहीं होता इसको समझना। और वैसे भी ग्रामेटिक भी अपनी गलतियाँ भी ठीक कर ली, अपनी ग्रामर भी ठीक कर ली, नॉलेज भी ठीक कर लिया, स्ट्रक्चर भी सीख लिया, एवरीथिंग सब कुछ कर लिया, लेकिन पेपर में समझ ही नहीं आता ऐसे कौन सा सेलेक्ट करना है। तो ये बहुत बड़े मसले हैं, इनको कैसे हल किया जाए। इनको हल करने के लिए ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप सबकी होस्ट सहरिश मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ST प्लेटफॉर्म ऑफ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स। बिल्कुल सही सुना आपने कि 93% लोग जो होते हैं वो ऐसे में फ़ेल होते हैं। और होते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें एक खौफ होता है, एक डर होता है कि पता नहीं, हर रिपोर्ट में यही होता है कि लोग ऐसे में फ़ेल हो रहे हैं, ऐसे में फ़ेल हो रहे हैं। PMS का भी रिसेंटली 2021 का रिटर्न का रिज़ल्ट आया तो सेम इशू, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे में फ़ेल थे। और मेरे 49 मार्क्स थे ऐसे में, ऐसे के पेपर में। तो मैंने कैसे किया ऐसे को और इसके टाइप्स मैंने कैसे सीखी, मैंने अपने टीचर से, अपने सर से इसको कैसे सीखा, मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, आपने CSS करके क्या बनना है? आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, किसी भी मुल्क का एडमिनिस्ट्रेटर बनना है आपने। अब पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आप मैच्योर होने चाहिए, ऑर्गेनाइज होने चाहिए, यही चीज़ ना। आपकी थॉट्स में मैच्योरिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए आपकी थॉट्स में। ये नहीं मेरे भाई एक बात कहा करते हैं कि आपकी बात ऐसी हो कि बाकी सब लोगों से मुख्तलिफ हो, आपको मुमताज़ बना दे। मतलब यानी कि मुझे याद है हमारा एक पेपर था, उसमें मैं देने जा रही थी तो रास्ते में रेडियो चल रहा था गाड़ी में। तो वहाँ पर एक बीबी बात कर रही थी उसके मुतल्लिक अफ़गानिस्तान के इशू के मुतल्लिक। और उसकी एक एक बात में इतनी गहराई, इतनी डेप्थ थी कि उसकी एक एक बात दिल में उतर रही थी। और जब लास्ट पे उसका इंट्रोडक्शन उसने बताया कि ब्रेक ली, उन्होंने कहा कि हमारे साथ थी चाइना की इन्वेस्टर, पाकिस्तानी इन्वेस्टर, तो लगा कि हाँ भाई वाकई कोई CSS क्वालिफाइड बैठी है। तो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास क्या होना चाहिए? आपकी थॉट्स ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, आपका मैच्योरिटी लेवल हाई और पीक पे होना चाहिए। तो ये चीज़ें अब ये चीज़ें तभी होंगी अगर फ़र्ज़ करें आपकी मैच्योरिटी लेवल भी ठीक हो गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक हो गई, एवरीथिंग ओके। लेकिन ये बताएं कि ये सब कुछ हो गया तो अब आपने इस अपनी थॉट्स का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो आपकी मैच्योरिटी है, सारा कुछ ये आपने एक्सप्रेस भी तो करना है ना, एग्ज़ामिनर को दिखाना भी तो है ना कि भाई हम इस काबिल हैं कि हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप हमें चूज़ कर सकते हैं मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए। अब यही रीज़न है कि ऐसे एज अ होल सब्जेक्ट CSS में ऐड किया गया, क्योंकि ऐसे का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स इन राइटिंग। एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स, कौन सी थॉट्स? मच्योर एंड ऑर्गेनाइज थॉट्स। मच्योर एंड ऑर्गेनाइज थॉट्स आपकी ऐसे में आपको देखनी है, राइटिंग से आपको देखना है कि आप किस लेवल तक पहुंच गए हैं। तो भाई ऐसे में बच्चों को क्या, आप लोगों को क्या लगता है कि हम क्यों फेल होते हैं ऐसे में? क्या हमारी ग्रामेटिक गलतियाँ होती हैं? क्या हमारे पास नॉलेज नहीं होता? क्या हमारे पास सोर्सेज नहीं होते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो बगैर तैयारी के जाता हो, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने सही वाले सोर्सेज ना देखे हों। हर एस्पायरेंट कहीं ना कहीं ये तमाम काम अपने करके ही जाता है। फिर वो ऐसे में क्यों फ़ेल होता है? फिर वो ऐसे में फ़ेल इसलिए होता है क्योंकि वो ऐसे के स्ट्रक्चर को समझ नहीं रहा होता। वो ऐसे लिखते हुए अपने स्ट्रक्चर में, अपनी थॉट्स में मैच्योरिटी नहीं ला रहा होता, कोहेरेंसी नहीं ला रहा होता। ग्रामेटिक गलतियाँ भी कहीं ना कहीं हो जाती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे में बहुत ज़्यादा वो मिस्टेक कर रहा होता है।
तो ऐसे आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है कि आपने जहाँ से ऊपर शुरू किया है वक्तन फ़ोक्तन आते 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 आपकी थॉट्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो। ये नहीं कि दरमियान में आपने किसी की टांग पकड़ ली, किसी की बाजू पकड़ लिया, कहीं ना कहीं से कुछ भी आपने कह दिया, ऐसे नहीं करना। तो ये जो एग्ज़ामिनर होता है वो एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी में जो आपकी कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं ना वो रिक्वायर कर रहा होता है, वो देखना चाह रहा होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में ऑर्गेनाइजेशन है, कंसिस्टेंसी है, कोहेरेंसी है, और ये सब चीज़ें अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है अगर आपकी थॉट्स में, तो फिर वो आपको पास करता है। तो अब इसके लिए आपको ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आप ऐसे को सिलेक्ट करते वक्त बिल्कुल बेहतरीन किस्म का ऐसे सिलेक्ट करें जिसमें गलतियों की चांसेस मिनिमम बहुत कम गलतियों के चांसेस हों। आपने वो ऐसे के टाइप्स देखने हैं। और बी ऑनेस्ट, मैं आपको बड़ी ही ईमानदारी से बताऊं कि ऐसे के टाइप्स की आज तक मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आ गई थी मुझे, यानी कि पेपर से पहले मुझे समझ आ गई थी। लेकिन मुझे बहुत इतने मुश्किल तरीके से यूट्यूब चैनल्स पढ़े हुए, इतने मुश्किल तरीके से बताए हुए, बहुत से वो बड़े हाईली क्वालिटी, पता नहीं वो अजीब अजीब इंग्लिश बोली होती थी और मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। तो जैसे मैंने उसको समझा, जहाँ जहाँ से मैंने देखा, अब उसके बाद एट द एंड मैंने कैसे इसको अपना लेक्चर तैयार किया वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि टाइप्स ऑफ ऐसे हमने कैसे देखनी है। ऐसे की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। द नंबर 1 एक्सपोजिटरी ऐसे, द नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव ऐसे, द नंबर 3 आर्गुमेंटेटिव ऐसे, एंड नंबर 4 नैरेटिव ऐसे। ये 4 ऐसे हैं CSS में। एसेस की ये टाइप हैं, ठीक है। अब इन चारों एसेस की मैं टाइप्स आपके साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ सारी। आप पे है, आपने फ़ैसला करना है कि आपने कौन सा ऐसे चूज़ करना है लिखते वक्त, और पहचान कैसे करनी है कि ऐसे कौन सा है। आपको कैसे इंशाल्लाह मैं आपको वादा करती हूँ कि इस लेक्चर के बाद आप कम से कम इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप ऐसे की टाइप देख सकें और आपको पता हो कि आपने कौन सा ऐसे सेलेक्ट करना है लिखते वक्त, ठीक है। तो नंबर 1 एक्सपोजिटरी ऐसे, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है? एक्सपोजिटरी लफ्ज़ किससे निकला है? एक्सपोजिशन से, यानी ओपन, एक्सप्लोर करना। इसके एक्सपोजिटरी एसेस के 2 साइन होते हैं। हमें कैसे पता चले कि एक्सपोजिटरी ऐसे है? सबसे मेन जो इसकी अलामत है वो है हाईलाइट इशू। एक्सपोजिटरी ऐसे की स्टेटमेंट किसी भी इशू को हाईलाइट कर रही होगी। गॉट द पॉइंट? ये चीज़। और हाईलाइट द इशू के साथ साथ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन होगा उसमें। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन कैसे होगा ये मैं आपको आगे एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है। कंपैरिजन और कंट्रास्ट, ये चीज़ें जिस भी ऐसे में हो और उसके साथ वो ऐसे इशू बेस्ड ऐसे हो, इशू बेस्ड ऐसे हो और कॉज एंड इफ़ेक्ट हो, कंपैरिजन हो, कंट्रास्ट हो, तो वो ऐसे आपका कौन सा होगा? एक्सपोजिटरी ऐसे होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि इशू हाईलाइट हो रहा है, कैसे पता चलेगा कॉज एंड इफेक्ट है, कैसे पता चलेगा कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। चलिए आगे फर्स्ट करें। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, इनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान कॉजेज एंड इम्प्लीकेशन। अब देखें इशू हाईलाइट हुआ है या नहीं हुआ, एनर्जी क्राइसिस हमारा इशू है या नहीं है। तो एनर्जी क्राइसिस हमारा इशू हाईलाइट हो गया। फिर कॉज एंड इम्प्लीकेशन, ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। तो ये आपको पता लग रहा है कि कौन सा ऐसे है, ये एक्सपोजिटरी ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी अगर एक और एग्जांपल देखें, ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ और रियलिटी। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इशू है ना, हाईलाइटेड इशू है बहुत ज़्यादा। मिथ और रियलिटी, ये कंट्रास्ट। ये अब कंट्रास्ट है कि मिथ है या रियलिटी है, आपने बताना है कि मिथ है या रियलिटी। तो कंट्रास्ट आ गया, इशू भी आ गया, तो ये कौन सा हो गया? एक्सपोजिटरी ऐसे। देखें एक और, ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स दैन सॉल्यूशंस। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इशू। कैसे है? देखें ग्लोबलाइजेशन तो इशू नहीं है, लेकिन उसने हमें बता दिया, कहता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स दैन सॉल्यूशन। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है और जो ये क्या कर रहा है? प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इशू भी है। और फिर उसने कहा है मोर प्रॉब्लम्स दैन सॉल्यूशन। ये अब उसको क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है कि उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट की हैं उसने, सोल्यूशन उसने कम दिए हैं और प्रॉब्लम्स उसने ज़्यादा क्रिएट की हैं। तो ये भी इसकी एग्जांपल होगी एक्सपोजिटरी ऐसे की।
आई होप कि आपको एक्सपोजिटरी ऐसे समझ आ गया। अब आप इसको देख सकते हैं कि एक्सपोजिटरी ऐसे और कौन सा आप इसको पहचान लेंगे। अच्छा, अगला है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे देखो, डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्टिव लफ्ज़ निकला है डिस्क्रिप्शन से, यानी डिस्क्राइब, खुल कर बयान करना। और देखिए मैंने लिखा है हाईलाइटेड इशू। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर एक्सपोजिटरी ऐसे भी हाईलाइटेड इशू है और डिस्क्रिप्टिव भी हाईलाइटेड इशू है तो फिर भाई फ़र्क क्या है इनमें, और हम इनको देखें कैसे, क्यों इसको आपने कैसे देखना है ये मैं बताती हूँ आपको। ये जनरल स्टेटमेंट होती है, नो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन। ये जनरल स्टेटमेंट है, कोई कॉज एंड इफ़ेक्ट नहीं, कोई कंट्रास्ट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ भी नहीं होता। एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे दोनों ऐसे ही हाईलाइट करते हैं किसी इशू को, और दोनों ऐसेस में डिफरेंस ये है कि एक्सपोजिटरी ऐसे में कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है, कंपैरिजन होता है, कंट्रास्ट होता है, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में ना कंपैरिजन, ना कंट्रास्ट, ना कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन। ठीक है, एग्जांपल देखिए। अच्छा, ये एग्जांपल है न्यू वार फ्रंट्स। न्यू वार फ्रंट्स, आज की जंगें, लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। अब देखें इकोनॉमिक जोन्स, न्यू वार फ्रंट्स, ये क्या है, हाईलाइट इशू हाईलाइट हो रहा है ना कि आज की जंगें आज भी हो रही हैं। न्यू वार फ्रंट्स हाईलाइट इशू हो रहा है, लेकिन बताएं इसमें कोई कंपैरिजन हुआ है, कोई कंट्रास्ट हुआ है, कोई इसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन कहीं आपको इस स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है? नहीं। कोई कंट्रास्ट नज़र आ रहा है? नहीं। कोई कंपैरिजन नज़र आ रहा है? नहीं। पर इशू हाईलाइट है, तो ये है डिफरेंस दोनों में। ठीक है, अब देखें नो ऑफिशियल स्टेटमेंट, यानी कि देखें, अच्छा सॉरी ये इसमें था, इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स वे फॉरवर्ड। अच्छा देखिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी कौन सी होती है? फेल गवर्नमेंट। इनफॉर्मल इकोनॉमी ना असल में वो होती है जिसमें एक्चुअली हम लोग होते हैं वो स्मगलिंग कर रहे होते हैं, टेररिज्म का एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, यानी कि आपके मुल्क में लोगों के पास कितना पैसा है, हुकूमत के पास इसका रिकॉर्ड नहीं होता। हुकूमत के पास इसका रिकॉर्ड नहीं होता, यानी लोग नॉन ऑफिशियल तरीके से अपने पैसे रखे होते हैं, उन्होंने अपनी इकॉनमी को छुपाया होता है। यानी इनफॉर्मल इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स वे फॉरवर्ड। इशू इनफॉर्मल इकॉनमी इशू है ना, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा इशू है, और ये हमारी इकॉनमी को बहुत इफ़ेक्ट करता है। अब देखें कोई कॉज इफ़ेक्ट, कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको इसमें? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई। आप अब एक और देखें, टूरिज़म इन पाकिस्तान चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। अच्छा, टूरिज़म, इसमें अब ये कौन कौन से इशू होते हैं टूरिज़म में? जैसे कि पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोविंसेस, आपके सूबों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, सिक्योरिटी चैलेंजेस, इस तरह के बहुत से चैलेंजेस होते हैं टूरिज़म को। देखें ये इशू तो हुआ ना, टूरिज़म भी इशू हुआ, इशू हाईलाइट हुआ है टूरिज़म इन पाकिस्तान, इसमें बहुत से इशू आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। लेकिन कहीं आपको कॉज एंड इफ़ेक्ट नज़र आया? कहीं आप इसको में कंपैरिजन नज़र आया? कहीं कंट्रास्ट नज़र आया? नहीं ना। तो ये हमारा कौन सा ऐसे होगा? ये हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा ऐसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे, बहसो मुबाहसा करना, आर्ग्यूमेंट्स देना। अच्छा, अब आर्गुमेंटेटिव ऐसे के लिए किसी भी स्टूडेंट के पास क्या नॉलेज होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत सुनने वाली बात है। देखें, आर्गुमेंटेटिव ऐसे के वक्त आपके पास 4 तरह का नॉलेज होना चाहिए: हिस्टोरिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, फ़िलोसफिकल नॉलेज और लिटरेरी नॉलेज। आपके पास ये चारों नॉलेज साउंड एंड डाइवर्सिफाइड नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल अपडेटेड ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जिस स्टूडेंट के पास ये नॉलेज है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे को पिक करे, वरना वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे को ना देखे। नंबर 1 रीज़न मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आर्गुमेंटेटिव ऐसे को आप ना लें। नंबर 1 रीज़न ये है कि आपके पास ये चारों नॉलेज होना नामुमकिन है, हर बंदा इतना उसके पास नॉलेज नहीं है। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं एक सेकंड के लिए कि आप इतने वाकई ही कैपेबल हैं, आपके पास ये सारा नॉलेज है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आपके पास सारा बैकग्राउंड नॉलेज है, हिस्टोरिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल सब कुछ है,
लेकिन अब एग्ज़ामिनर का क्या कर रहा है, असल में ना ये जो होती है ना आर्गुमेंटेटिव ऐसे, इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सब्जेक्टिविटी क्या होती है? सब्जेक्टिविटी होती है वाइड रेंज डोमेन, मल्टीपल लेंस, पर्सपेक्टिव, यानी कि एग्ज़ामिनर इसको बड़े हाई स्फीयर में देख रहा होता है। इसमें हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख सकता है। इसीलिए ये बहुत रिस्की होता है, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे को पिक करना बहुत रिस्की होता है। देखें क्यों, मिसाल समझें, आप हिस्टोरिकल, आपने कोई सवाल आया, आप उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लिखाएं। अब एग्जामिनर चाहता था कि आप थियोरेटिकल नॉलेज में लिखें, अब फिर मसला हो गया। चाहे आपने ग्रामर की गलतियाँ नहीं की, स्ट्रक्चर की गलतियाँ नहीं की, आपका नॉलेज बेहतरीन था, बेहतरीन सब कुछ था, लेकिन अब हिस्टोरिकल आप लिखाएं, अब एग्जामिनर आपको थियोरेटिक में देख रहा है, आप फिलोसफिकल लिखाएं, एग्जामिनर आपको हिस्टोरिक में देखना चाह रहा था। तो एग्जामिनर के साथ जब चीज़ मैच नहीं होगी तो एग्जामिनर आपको फेल ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए ये बहुत रिस्की होता है। अच्छा, अब देखें इसकी मिसाल, ग्रेट नेशन विन विदाउट फाइटिंग। अब देखें, इशू तो कोई इसमें नहीं ना है, अभी इसमें कोई इशू नहीं, एक जनरल स्टेटमेंट है। देखिए कोई इशू नहीं, कोई कंपेयर कंट्रास्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक इशू है, ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। देखिए, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, ठीक है। अब आपने इसको जिस भी पर्सपेक्टिव से करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने इसको पर्सपेक्टिव से किया है, आपने इसका बैकग्राउंड नॉलेज देखा है कि फ़लाँ जो नेशन थी वो ऐसे उसने पढ़ा, वो उसने अपने आप को तरक्की दी और इसने ये किया वो किया। अब एग्ज़ामिनर आपको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा हो तो फिर आप इसको सही से नहीं पिक कर सकें, एग्ज़ामिनर की आप माइंड से नहीं मैच कर सकते अपने आप को। अच्छा, जैसे अभी एक और है, इफ़ लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेड। अब देखें, अब इसमें इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर ज़िंदगी आपको मुश्किलात दे तो आप इन मुश्किलात को ही अपने लिए रास्ता बनाएं और आप कामयाब हो जाएं। अब देखें, ये चीज़ एग्ज़ामिनर पता नहीं अब इसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है। वो यूके जो हमारी अमेरिकन रेवोल्यूशन थी उसके मतलब ये बात पूछना चाह रहा है, वो सिविल वार के मूवमेंट के मतलब पूछना चाह रहा है, वो फ्रेंच मूवमेंट के मतलब पूछना चाह रहा है, वो रशिया का जो सब कुछ इस पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा है। अब एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आपको तो नहीं ना पता, आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसको आप ना ही करें तो बेहतर है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अब देखें क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको ये अगर कहूँ कि अब आप देखें इन तीनों एसेस में एक लम्हे के लिए रुक के देखें कि आपको बेहतरीन क्या लगा है, कि आप या तो एक्सपोजिटरी ऐसे करें या डिस्क्रिप्टिव ऐसे करें, क्योंकि वो इशू बेस्ड होते हैं। अब इशू कोई भी इशू है, फ़र्ज़ करें ग्लोबलाइजेशन एक इशू है, उसमें क्या आ जाएगा, रेफ्यूज क्राइसिस आ जाएगा, हाइब्रिड वॉर आ जाएगा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन आ जाएगा, कोविड-19। अब वो इश्यूज़ हैं जो आपको भी पता है, जो एग्ज़ामिनर को भी पता है। एग्ज़ामिनर कहाँ आपसे आपकी राय से के ख़िलाफ़ बात करेगा, वो भी उसकी भी यही सारे पॉइंट्स होंगे। तो इसलिए अब मैंने आपको तीनों एग्ज़ाम्पल्स से समझा दिए हैं। अभी आपने देखना है कि आपने कौन सा ऐसे चूज़ करना है, और अगर आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे करना है तो आपने अपने रिस्क पे करना है। अच्छा चलिए जी, लास्ट जो 4 वाला हमारी टाइप्स है वो है नरेटिव ऐसे, तस्वीर कशी करना, यानी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपने इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताने होते हैं। तो लास्ट 40 ईयर्स में कहीं भी CSS में नरेटिव ऐसे नहीं आया अभी तक। हमेशा पेपर में 3 तरह के ऐसे आते हैं, आप उठा के देख लें, आप तीनों उठा के देख लें, सारे 40 साल पेपर पास उठा के देख लें, कहीं भी नरेटिव ऐसे नहीं आया। या तो डिस्क्रिप्टिव होते हैं एसेस, या वो एक्सपोजिटरी होते हैं, या वो आर्गुमेंटेटिव होते हैं। तो मैं आपको मज़ीद ये कहूँगी कि आप लाज़मी एक दफ़ा एग्ज़ामिनर की रिपोर्ट भी देखिएगा एसेस के हवाले से, कि वो ऐसे को कैसे चेक करते हैं, वो ज़रूर आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आई अभी भी, अगर इस टाइप्स ऑफ ऐसे को लेके अगर आपको कोई मसला है तो वो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने उसको लाइक करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी एसेस के स्ट्रक्चर के बारे में, ऐसे की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है, तो वो आप लाजमी देखें और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं आपको नई वीडियो डालूँ तो आप तक वो पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।